शहरीकरण है कौन सा? मुगल काल। तो मुगल काल तीसरा शहरीकरण है। तो ऐसे में याद रखेंगे कि मुगल काल में कला एवं संस्कृति का समुचित रूप से विकास हुआ। इन मुगल पीरियड आर्ट एंड कल्चर वेयर डेवलप्ड इन प्रॉपर वे। समुचित रूप से विकास हुआ। स्पेशली जब देखेंगे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑन आर्किटेक्ट। तो हम लोगों ने स्थापत्य कला पर बल दिया था, और स्थापत्य कला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्थापत्य कला में हम लोगों ने पढ़ा था कि द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग था वो शाहजहां का काल था, शाहजहां का काल। ऐसे अगर देखें तो कला एवं संस्कृति का जो समन्वित विकास होता है वो अकबर के काल में होता है। अकबर के काल में संगीत कला का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ, शिक्षा एवं साहित्य का भी विकास हुआ। स्पेशली साहित्य के संदर्भ में देखिएगा कई प्रकार की रचनाएं की गई। मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स वेर रिटन, दैट मीन्स लिटरेचर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लिटरेचर को डिवाइड किया गया। दैट मीन्स कि इसके कई आयाम है साहित्य के। तो साहित्य के आयाम ये है कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर हम लोगों को देखने को मिलता है अकबर के पीरियड में, जिसमें ट्रांसलेट बुक भी है, साथ ही साथ हिस्ट्री बुक भी है। हिस्ट्री बुक भी है, मतलब कि इतिहास का भी अध्ययन किया जा रहा है, ऐतिहासिक लेखन भी हो रहा है, साहित्यिक लिटरेचरल बुक भी लिखे जा रहे हैं, हिंदी का भी विकास हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल जो डेवलपमेंट था। तो टुडे वी आर स्टडिंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुगल पीरियड, मुगल काल का की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 सेक्शन हम लोगों को करना है आज, जो मुगल काल का लास्ट होगा। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्थापत्य कला के बारे में देख लिया था, स्थापत्य रचनाओं के बारे में। यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहांगीर का काल, द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर इज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि चित्रकला की नींव जहांगीर नहीं रखी। तो सबसे पहले जो हम लोगों की हेडिंग बनेगी वो बनेगी मुगल कालीन चित्रकला। क्योंकि आज हम लोग 3 सेक्शन करने जा रहे हैं, चित्रकला, शिक्षा एवं साहित्य तथा संगीत कला। और इसमें सबसे पहला सेक्शन होगा मुगल कालीन चित्रकला। यहां जस्ट मैंने लिख दिया कि गोल्डन पीरियड के अर्थ में, इन मीनिंग टू गोल्डन पीरियड, यानी स्वर्ण युग के अर्थ में अगर देखा जाए तो चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग इज जहांगीर पीरियड। जहांगीर का काल जो है ना, तो टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर इज गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स। व्हाई? ये खुद एक बहुत बड़ा पेंटर था, ये खुद बहुत बड़ा पेंटर था। इसका एक दावा था, जहांगीर का एक दावा है कि यदि किसी चित्र को 10 आदमी ने मिलकर बनाया है, तो अब किसने नाक बनाया, किसने कान बनाया, मैं बता दूंगा। कहने का अर्थ कौन सा अंग किसने बनाया है, which organ was painted by which artist, I can explain। तो मैं इसको बता सकता हूं। तो ये इसकी खासियत थी। तो बहुत बड़ा चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। खुद भी बचपन से चित्रशाला में पेंटिंग वेंटिंग बनाता था और देखता था कैसे बनाया जाता है। तो इस कारण से भी, हालांकि जो शाही चित्रशाला है, जो रॉयल पेंटिंग हाउस था, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं। हुमायूं ने उसकी नींव रखी थी। तो एक एक करके स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हेडिंग आपका हो जाएगा मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ रूल। छोटे से शासन के छोटे से काल में बाबर को ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला। बाबर हैड नो मोर टाइम टू डेवलप पेंटिंग, बट इन हिज बुक तुजुक बाबरी, हिज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इज तुजुक बाबरी। तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक बाबरी, तुजुक ए बाबरी क्या है? बाबर की आत्मकथा है। इसमें अ पेंटर बिहजाद, एक पेंटर बिहजाद की चर्चा मिलती है। बिहजाद की चर्चा मिलती है। बेजात की चर्चा मिलती है।
ही वॉज अ पर्शियन पेंटर, वो पर्शियन चित्रकार था, ईरानी चित्रकार था। ये कौन था? ईरानी चित्रकार था। एकदम अपने तरीके से लिखते जाइए, ईरानी चित्रकार था। तो बेहजाद वॉज अ पर्शियन पेंटर, ईरानी चित्रकार था बेहजाद। तो इसकी चर्चा तुजू के बाबरी में मिलती है। और बेहजाद भारत के, बाबर के समय में एक बार भारत का भ्रमण किया था। ही had visited India, he had visited India in the time period of बाबर। तो बाबर के काल में इसने भारत की विजिट की थी। अब बाबर का काल कितना है? 1526 से 1530। तो बाबर के काल में, इन द टाइम पीरियड ऑफ बाबर, ही विजिटेड, बेहजाद विजिटेड इंडिया, बेहजाद ने भारत का भ्रमण किया था, भारत का भ्रमण किया। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? इसके बाद कौन आया आफ्टर बाबर? हु केम? हुमायूं। यूं, ठीक है। तो हुमायूं के शासनकाल की बात जब हम लोग करेंगे, हुमायूं के शासनकाल की बात जब हम लोग करेंगे, तो इसका जो शासनकाल है, इसमें पेंटिंग को एक व्यवस्थित रूप दिया गया। हालांकि पेंटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ अकबर। अकबर के काल में चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी। लेकिन शाही चित्रशाला, जो रॉयल पेंटिंग हाउस था, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुमायूं। हुमायूं केम फ्रॉम ईरान, पता है ना? हुमायूं क्या था? 1540 से 1555 तक भारत से बाहर है, माइग्रेशन पीरियड है। जब वो वहां से आता है, निर्वासित हो गया था, वहां से जब आता है तो वो अपने साथ कुछ पेंटर को लेकर आया, जिसमें 2 प्रमुख पेंटर थे। तो हुमायूं के समय में ईरान से 7 आए चित्रकार, 7 आए चित्रकार। तो चित्रकार कौन कौन 7 आए ईरान से? एक तो मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, सैयद अली। और दूसरा कौन है? अब्दुस समद, अब्दुस समद। ये 2 व्यक्ति आए। इन्हीं के निर्देशन में क्या हुआ था? शाही चित्रशाला की स्थापना हुई। शाही चित्रशाला की स्थापना, रॉयल पेंटिंग हाउस वाज एस्टेब्लिश्ड, शाही चित्रशाला की स्थापना हुई। क्लियर? तो शाही चित्रशाला की स्थापना किसके काल में हुई? हुमायूं के काल में हुई। और हुमायूं के काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है हमजनामा। हमजनामा, हमजनामा इज ऑल्सो नोन एज अमीर, हमजनामा को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? दास्तान अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि हमजनामा इसके काल की महत्वपूर्ण, हमजनामा बाबर के काल की महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण पेंटिंग है हमजनामा। हमजनामा क्या है? चित्रों का संग्रह है। कितने? 1200 चित्रों का संग्रह। हमजनामा इज अ कलेक्शन ऑफ 1200 पेंटिंग्स। तो 1200 चित्रों का संग्रह है, चित्रों का संग्रह। अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके गाइडेंस में ये बना था? मीर सैयद अली, मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण में, के पर्यवेक्षण में तैयार। इट वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ, अंडर द सुपरविजन ऑफ मीर सैयद अली। ठीक है? तो मीर सैयद अली के ये में तैयार हुआ था, पर्यवेक्षण में तैयार हुआ था। कौन? हमजनामा, हमजनामा बुक, ये हमजनामा पेंटिंग। और याद रखेंगे इसी को
इसी को दास्तान अमीर हमजा भी कहा जाता है, दास्तान अमीर हमजा भी कहा जाता है, हमजनामा को। और उस समय का एक राइटर है नफाइस उल नफाइस उल मसाहिर, एक बुक है जिसका राइटर है कजवीनी। और वो कजवीनी कहता है कि यह जो पेंटिंग तैयार की गई थी, यह पेंटिंग हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। नफाइस उल मासिर ऐसे करके है, तो इसके लेखक है कजवीनी। तो इतिहासकार कजवीनी कहता है कि हमजनामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है, हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। क्लियर? तो ईरान के चित्रकार हो गए, मीर से कजवीनी ने कहा था, कजवीनी ने कहा था, कजवीनी। तो कजवीनी का कथन है, कजवीनी का कथन है, कजवीनी का स्टेटमेंट है कि कजवीनी मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी नफाइस उल मासिर, नफाइस उल मासिर बुक का नाम है, बुक का नाम है नफाइस उल मासिर। तो नफाइस उल मासिर ये पुस्तक में, इस पुस्तक में कहा गया है कि हमजनामा इज अ प्रोडक्शन ऑफ हुमायूज ब्रेन। तो हुमायूं के मस्तिष्क की उपज, हुमायूं के मस्तिष्क की उपज, मस्तिष्क की उपज, उपज हमजनामा है, हमजनामा। देखिए एक हमजनामा है, एक रजमनामा है। रजमनामा जो है ना वो महाभारत का चित्रांकन है, महाभारत। तो महाभारत का ये भी बोला जाता है क्या, अनुवाद, फारसी अनुवाद रजमनामा। एक यहाँ हमजनामा पेंटिंग का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। क्लियर? दोनों में फर्क है, याद रखेंगे। तो कुछ पॉइंट से जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ईरान से चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के साथ आया था, हुमायूं के साथ आया था। हमजनामा हुमायूं के काल की एक चित्रों का संग्रह है, 1200 चित्रों का संग्रह है, अंडर द सुपरविजन ऑफ मीर सैयद अली। और कजवीनी ने कहा है कि नफाइस उल मासिर पुस्तक में कजवीनी ने कहा है कि यह हमजनामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। क्लियर? तो पेंटिंग को एस्टेब्लिश, पेंटिंग के लिए, पेंटिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे दिया था किसने? हुमायूं ने। लेकिन पेंटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था, यही बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। वो किसने किया था? उसने अकबर ने किया था। तो अगला करे अकबर। एकदम साथ साथ मेरे लिखते जाइए, लिखते जा रहे ना। तो जो भी मैं बोर्ड पर लिखूं आपके कॉपी पर होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं आपके कान में जाना चाहिए, कंसंट्रेशन भी बनेगा। नहीं तो कभी कभी छापने के चक्कर में रहिएगा तो छापते रहिएगा, दिमाग रहेगा घर पर। ये भी होता है, दिमाग में बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए सुनिए, लिखिए, देखिए, सब कुछ यहीं पर रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा। नाउ अकबर। अब हम लोग करते हैं अकबर का काल। अकबर, तो अकबर के काल में एक तो याद रखेंगे, एक तो क्या हो जाएगा, इसके काल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अकबर के काल से रिलेटेड कुछ पॉइंट, और वो पॉइंट है, पहला तो ये है कि इसने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग बनाया था, चित्रकला के लिए अलग विभाग, a separate डिपार्टमेंट, चित्रकला हेतु अलग विभाग, a separate डिपार्टमेंट फॉर पेंटिंग। दूसरी बात याद रखेंगे, इसके काल का प्रमुख चित्रकार कौन था? एक प्रमुख चित्रकार कर देंगे। तो इसके काल का प्रमुख चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार में दसवंत और बसावन। कौन है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रमुख चित्रकार है दसवंत और बसावन, दसवंत, बसावन, बसावन। अच्छा देखिए, बसावन जब पूछेगा ना तो बसावन है अकबर के काल में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिशन दास अगर पूछता है तो बिशन दास जहांगीर के काल में, बसावन बिशन दास।
ठीक है। तो दसवंत और बसावन मुख्य चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार हैं। हालांकि अब्दुस समद भी इस समय में है, अब्दुस समद भी इस समय में है। इसके अलावा मतलब कि अनेक चित्रकार में याद रखिएगा लाल मुकुंद और महेश भी है, महेश, लाल मुकुंद, ये सब भी हैं। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दसवंत बसावन है। अब्दुस समद तो पहले से थे, और यहां पर याद रखेंगे दसवंत जो था ना बाद में मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसने आत्महत्या कर ली थी दसवंत। और दसवंत का कुछ चित्र जो है, दसवंत जो है ये अग्रणी चित्रकार है, अग्रणी चित्रकार। अगर जैसे बाबर के टाइम पीरियड का अग्रणी चित्रकार पूछेगा तो बिहजाद था, और हुमायूं के काल में अगर पूछा जाएगा तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद हैं अग्रणी चित्रकार में। मतलब कि जो आगे की लाइन में रहेगा तो अग्रणी चित्रकार, तो इंपॉर्टेंट जो चित्रकार हैं, सबसे मेन पेंटर जो हो जाएंगे वो यहाँ पर दसवंत है। और दसवंत की दो प्रमुख रचनाएं हैं, खानदाने तैमूरिया, एक चित्र है खानदाने तैमूरिया जो दसवंत के द्वारा बनाई गई। तो दो प्रमुख चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तूतीनामा और दूसरा खानदाने तैमूरिया। खानदाने तैमूरिया दो मैंने बताया, क्या बताया, एक तो खानदाने तैमूरिया, खानदान ए तैमूरिया एक पेंटिंग है खानदान ए तैमूरिया, और एक है तूतीनामा, तूतीनामा। अच्छा, अकबर का काल एक कारण से और प्रसिद्ध है, और वो किस लिए प्रसिद्ध है कि इसके काल में महाभारत की पांडुलिपि तैयार की गई थी। महाभारत की पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ महाभारत was created and that is by which name, रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से, by the name of रज्मनामा the manuscript of महाभारत was prepared in the period of अकबर। तो अकबर का काल इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और दसवंत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, उसने आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं जहांगीर के काल में। क्या? नादिर शाह, हाँ, रज्मनामा भी ले गया था। नादिर शाह जब लूटा था तो यहां से बहुत सारी पुस्तकों की पांडुलिपियां ले गया था, और मेन तो लूटने ही आया था, तो लूट कर ले गया ढेर सारा चीज। चलिए उस पर हम लोग बाद में भी करेंगे। क्या हो गया, लिखे नहीं अभी तक? फास्ट रहिए, हाँ, क्योंकि जिस समय मैं बोलते जाता हूं उस समय अगर आप लिखते भी जाइएगा सुन सुन करके, तो एक एक चीज पर, अगर केवल एक चीज पर ध्यान रहेगा, केवल सुनने पर ध्यान रहेगा, तो सुनने में भी दो माइंड हमारा काम करता है, पता है कि नहीं। एक राज बापना का मेमोरी टिप्स है, पता है कि नहीं। हमारे पास दो मेमोरी होता है, एक अंदर का मेमोरी, एक बाहर का मेमोरी। जब कोई चीज आप एक बार पढ़ते हैं तो ठीक 24 घंटे के बाद उसका 18% शेष बचता है, और उसके अगले में 18 का 18% शेष बचता है। यानी एक बार पढ़ी हुई चीज 2-3 दिन के बाद आप भूल सकते हैं, लेकिन जब आप बार बार चीजों को पढ़ते हैं और वो अंदर के माइंड में चला जाता है तो कभी नहीं भूलते हैं। और वही ABCD बोलेगा तो क्या A से Z तक नहीं लिख दीजिएगा, तो A से Z तक लिख दीजिएगा, कभी भी लिख दीजिएगा आंख मूंद करके, ठीक है। तो A से Z तक क्यों लिख देते हैं? क्योंकि वो अंदर के मस्तिष्क में चला गया। तो चीजों को अंदर के मस्तिष्क में अगर ले जाना है तो चीजों को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना, बार बार जब पढ़ेंगे, और वही है कंसंट्रेशन। चलिए, तो कहां तक किया, अब करते हैं अकबर के बाद कौन है? जहांगीर। शाहजहां अचानक कैसे आ गया, बीच में जहांगीर भी तो है। आज जहांगीर के काल को ही भूल जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा पेंटर, खुद पेंटर है, और इसके काल में पेंटिंग का स्वर्ण युग, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। तो इसके काल में गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग है, तो लिखिएगा कि चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। और ये क्या करता था ना, वहीं जा करके पेंटिंग सीखते रहता था। पेंटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था।
हालांकि इसके समय का एक चित्रकार जो स्टार्ट में जहांगीर ने भी अभी आत्मकथा लिखी है, तो एक चित्रकार जो इसके समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार आकारीजा की चर्चा मिलती है। चित्रकार आकारीजा, हाँ आकारीजा, अच्छा लिखा जाता होगा इंग्लिश में तो A लिखा जाता होगा, ठीक है, आकारीजा। तो आकारीजा के नेतृत्व में एक चित्रणशाला, ये हेरात के चित्रकार थे, हेरात के चित्रकार आकारीजा के नेतृत्व में जो चित्रशाला था ना, चित्रशाला को इसके नेतृत्व में डाला गया, चित्रशाला को, हाँ आकारीजा, ठीक है, आकारीजा भी कर सकते हैं, आकरीजा भी कर सकते हैं, जो भी है। तो जहांगीर, हालांकि याद रखेंगे जहांगीर के दरबार का सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार जिससे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अबुल हसन उस्ताद मंसूर। मसूर जो है नहीं मैं बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं याद करने का। अब पशु पक्षी को खिलाना होगा तो क्या कहेंगे, मसूर का दाल खिला देंगे, मसूर पशु पक्षी। तो यानी उस्ताद मंसूर जो थे ना पशु पक्षी विशेषज्ञ थे, याद करने का तरीका भूलिएगा नहीं। और अबुल हसन जो थे ना व्यक्ति चित्र बनाते थे, अबुल हसन जो थे व्यक्ति चित्र बनाते थे। फारस के जो ये शाह का जो चित्र बनाया था वो अबुल हसन ने बनाया था, वो बीजापुर के जो शासक का बनाया था वो अबुल हसन नहीं, वो तो दूसरा है, एक और है। तो जब मानव चित्र होता है अबुल हसन, पशु पक्षी उस्ताद मंसूर। तो एक साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन जो बगुला का चित्र है बड़ा फेमस है मुगल काल का, कौन बनाया, उस्ताद मंसूर। फिर एक ब्रिटेन की लाइब्रेरी, ब्रिटेन के ये में म्यूजियम में है वो गिलहरी वाला चित्र, वो भी क्या हो गया, उस्ताद मंसूर हो गया। हालांकि बोला जाता है कि उसमें उस्ताद मंसूर और जो अबुल हसन है दोनों मिल के बनाया था, वो पेंटिंग किया था। हाँ एक और है इसका जो अबुल हसन का, अच्छा इसके काल की कुछ और चित्र हैं, लास्ट में कुछ चित्र के बारे में बता दूंगा कि उस चित्र के कौन कौन पेंटर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए जहांगीर के काल के जो अग्रणी चित्रकार में 3 नाम है, अग्रणी चित्रकार में 3 नाम है, और वो 3 नाम कौन कौन सा है तो ये याद रखेंगे। अग्रणी चित्रकार, एक तो बिशन दास अग्रणी चित्रकार, अग्रणी चित्रकार में है बिशन दास है, बिशन दास, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये 3 नाम है। और एक यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, एक साल अगर नादिर उल उस्र पूछ दिया तो दूसरे साल नादिर उल जमा पूछ देता था कि इन 2 चित्रकारों को, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने उपाधि दी थी, जहांगीर ने उपाधि दी थी। और वो उपाधि कौन सी थी, तो वो उपाधि थी, तो इसको याद रखेंगे, उपाधियां याद रखेंगे कि इसको कौन सी उपाधि मिली, तो अबुल हसन को नादिर उल उस्र की, नादिर उल जमा की उपाधि मिली, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र। तो यहां 2 उपाधि याद रखिएगा, एक तो नादिर उल जमा, मंसूर उस्र मिलता जुलता लग रहा है, मंसूर उस्र, तो अबुल हसन हो गया जमा, नादिर उल उस्र, तो नादिर उल उस्र और नादिर उल जमा की उपाधि दी। अच्छा ये जब लिखे हैं तो यहां ये भी तो लिख लेंगे कि अबुल हसन जो है व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ है, व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ। आइए पशु पक्षी चित्र विशेषज्ञ हैं। क्लियर, इतना पॉइंट याद रखना है। तो उपाधियां, क्लियर, तो ये एक पॉइंट दिमाग में रखना है।
नादिरुल उस्र, नादिरुल जमा। क्लियर। नादिरुल उस्र की उपाधि किसको मिली? उस्ताद मंसूर को मिली। नादिरुल जमा की उपाधि किसको मिली? अबुल हसन को मिली। व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ कौन था? अबुल हसन। और उस्ताद मंसूर जो था पशु पक्षी विशेषज्ञ था। तो इतना पॉइंट एकदम दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा एक फारूक बेग और उसका शिष्य दौलत भी इसी के काल में हुआ था। तो जहांगीर के काल के कुछ चित्रकार और हैं, तो जिसमें याद रखिएगा फारूक बेग और शिष्य दौलत। फारूक बेग और उसके शिष्य दौलत भी इसी काल के चित्रकार हैं, इसी काल के चित्रकार हैं। अबुल हसन के बारे में याद रखिएगा, अबुल हसन अकारिजा के पुत्र थे। अबुल हसन अकारिजा के पुत्र थे, अकारिजा के पुत्र। क्लियर। इतने पॉइंट्स याद रखना। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग है, चित्रकला का स्वर्ण युग है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अकारिजा हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला को इसने स्थापित किया। और इसके बाद इसके काल के अग्रणी चित्रकार बिशन दास, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर है। अबुल हसन किसके पुत्र हैं? अकारिजा के पुत्र हैं। अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे, उस्ताद मंसूर पशु पक्षी विशेषज्ञ थे। उस्ताद मंसूर को नादिरुल उस्र की उपाधि मिली और अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि मिली। फारूक बेग और दौलत भी इनके काल के प्रमुख चित्रकार हैं। ये फारूक बेग और अब ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि फारूक बेग ने ही बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। फारूक बेग ने आदिल शाह का चित्र बनाया था। आदिल शाह कौन थे? बीजापुर के शासक। और एक और याद रखिएगा, बसावन किसके काल का था? अकबर के काल का बसावन था। बिशन दास किसके काल का? जहांगीर का काल है। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। दसवंत और बसावन अकबर के काल में है, बिशन दास जहांगीर के काल में है। क्लियर। अब आते हैं शाहजहां के काल में। अब इसके बाद देखिएगा चित्रकला का जो आयाम है वो थोड़ा सा सिमटता चला गया। शाहजहां का ज्यादा जो बल था वो बॉर्डर पेंटिंग पर था। चित्र जो बनता है तो चारों ओर जो बॉर्डर बनते हैं ना, वो बॉर्डर की पेंटिंग पर ज्यादा वो और रेखांकन पे ज्यादा ध्यान देने लगा, रेखांकन पे ज्यादा ध्यान लगा। और औरंगजेब तो चित्रकला का विरोधी था। वो तो अकबर का भी जो चित्र था, अकबर के काल का जो चित्र था उस पर क्या किया? पेंटिंग मतलब ये चूना पुतवा दिया था। स्पेशली बोला जाता है कि अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, वहां जो कुछ चित्र बने हुए थे उस पर चूना पुतवा दिया था। लेकिन उसको जब खाली टाइम मिलता था तो वो सुलेखन पे बल देता था। और सुलेखन जो है यानी कि उसके काल में केवल क्या हुआ कि सुलेखन भी वो केवल करता था, कुरान की आयतों का लेखन करता था, कुरान की आयतें लिखा करता था। तो सुलेखन पर उसने बल दिया था। और बाकी चित्रकला से रिलेटेड इतने पॉइंट्स हैं। तो थोड़ा सा शाहजहां कर लेते हैं। शाहजहां के काल में कुछ प्रमुख चित्रकार थे ना, अनूप, चित्रा, फिर मीर हासिम, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार रहे थे शाहजहां के काल में। हेडिंग लीजिएगा शाहजहां में लिखिएगा चित्रकला। चूंकि शाहजहां की ज्यादा रुचि किसमें थी? अधिक रुचि किसमें थी? अधिक रुचि स्थापत्य में थी। स्थापत्य में फिर भी पेंटिंग का विकास हुआ, फिर भी चित्रकला का विकास। तो ही इज मोर इंटरेस्ट इन आर्किटेक्ट ऑल्दो डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग। चित्रकला का विकास हुआ, फिर भी चित्रकला का विकास हुआ। क्लियर। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? लिख दीजिएगा प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार तो प्रमुख चित्रकार में वो 2-3 नाम है। स्पेशली आप देखेंगे इसके काल में एक चित्रकार है जो शाहजहां के काल का प्रमुख, फकीरुल्लाह मीर हासिम।
मीर हासिम, ये कासिम नहीं है, मीर हासिम। अनूप, चित्रा, ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जो शाहजहां के काल के चित्रकार हैं। अनूप, चित्रा, हुनर, अनूप, चित्रा, हुनर। क्लियर। और एक पॉइंट जो दिमाग में रखिएगा, जो मैंने बताया कि इसके काल में किस पर बल दिया, रेखांकन, रेखांकन और बॉर्डर पेंटिंग पर बल, बॉर्डर पेंटिंग पर बल, बॉर्डर पेंटिंग पर बल। बोर्ड में जो भी लिखा था ना, कॉपी में लिख के जा करके ये पे घर पे जा करके जो नोट्स है, नोट्स में अंडरलाइन कर दीजिए। तो 2 बार 3 बार, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये दिमाग में जाएगा। फैक्ट है, बार बार पढ़ने से ही याद होगा, रटने वाली चीज है। और रटने का मतलब क्या होता है, चीजों को बार बार देखना, बार बार दिमाग में बैठाना। चलिए, तो ये रेखांकन पर बल दिया। और एक और याद रखिएगा, भारतीय संग्रहालय है दिल्ली में, इंडियन म्यूजियम है, भारतीय संग्रहालय है दिल्ली में। और उस संग्रहालय में एक चित्र है शाहजहां का सूफी नृत्य करते हुए। तो भारतीय संग्रहालय में शाहजहां का सूफी नृत्य करते हुए चित्र है। तो एक पॉइंट इसको लिख दीजिएगा, भारतीय संग्रहालय में, भारतीय संग्रहालय, संग्रहालय में शाहजहां का, शाहजहां का सूफी नृत्य, सूफी नृत्य करते हुए चित्र, करते हुए चित्र। ठीक है, क्लियर। पूरा मीडिएवल से सोच रहा हूं कि एक प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक टेस्ट लूंगा, उसमें टॉप 5 को प्राइज दिया जाएगा। हाँ, तो रेडी रहिएगा पूरा मीडिएवल के लिए, सल्तनत काल और मुगल काल दोनों मिला के, काहे कि खत्म हो जा रहा है। 50 उससे कर देंगे, 50 उससे, तो 100 क्वेश्चन रहेगा। तो 100 क्वेश्चन रहेगा सल्तनत काल और मुगल काल से। एकदम रेडी रहना, वो सरप्राइज टेस्ट रहेगा, बता के नहीं, मतलब आज के बाद किसी दिन हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, कल के बाद किसी दिन हो सकता है, कल भी छोड़ देते हैं, 2 दिन जो है सो जम के पढ़िए, लेकिन पहले बनेगा तब होगा। तो वही चीज है। चलिए, जहांगीर, इसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। इसके साथ परेशानी क्या थी, ये इस्लाम के सादगी में विश्वास करता था, इस्लाम के सादगी में विश्वास, इस्लाम के सादगी में विश्वास, में विश्वास। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे कि इस्लाम के सादगी में विश्वास करता था, इसीलिए इसी एक चित्रकला का विरोधी था, चित्रकला का विरोधी। कोई दिक्कत नहीं ना, चित्रकला का विरोधी। हाँ, इस पे है कि इसने सुलेखन पर बल दिया। हाँ, इसके काल में कुरान की आयतों का सुलेखन करता था, कुरान की आयतों, जैसे श्लोक होते हैं ना वेद में, वैसे ही आयत होते हैं, तो आयतों का सुलेखन, सुलेखन। हाँ हाँ, बोला जाता है कि नहीं, नगाड़ा अच्छा बजाता था वो अकबर, और इसका है कि शायद वो क्या बोलते हैं, वायलिन है, वायलिन थोड़े उसमें, वो उसमें होता था ना वो एकतारा शायद। ठीक है, तो इस्लाम की सादगी में विश्वास करता था, चित्रकला का विरोधी था, संगीत का भी सपोर्टर नहीं है, संगीत का विरोधी है, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने ना, ये कुछ नहीं बजाता था ये तो। संगीत का विरोधी था, और इसने संगीत पर जब प्रतिबंध लगा दिया था, तो सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तक वो इसी के काल में लिखी गई है, सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तक औरंगजेब के काल में लिखी गई है।
क्लियर। तो कुछ कुछ चीज है जैसे कि चित्रकला का विरोधी है, लेकिन लास्ट में ये थोड़ा सा क्या होता है कि हाँ उदार हो जाता है। शुरू में जो है सो इसकी जो रणनीति रही। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। तो फकीरुल्लाह हूं, अच्छा ये हो गया औरंगजेब का काल। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पीटी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब मुगल चित्रकला का पतन हुआ, औरंगजेब के काल में जब मुगल चित्रकला का पतन हुआ, तो इससे क्षेत्रीय कला का विकास हुआ। जो लोग थे सेंटर में, जो लोग थे दिल्ली में, जो लोग मुगल शाही संरक्षण में थे, वो लोग यहां से निकलकर अपने अपने क्षेत्र में चले गए और वहां उन्होंने चित्रकला का विकास किया। और इसी के संदर्भ में पटना कलम का विकास हुआ। तो पटना कलम का जो विकास है वो मुगल चित्रकला के पतन के दौरान यह क्षेत्रीय कला के रूप में विकसित हुई है, क्षेत्रीय कला के रूप में। तो जब पटना कलम कह रहे हैं तो ये ध्यान में रखेंगे, मुगल चित्रकला का पतन, मुगल चित्रकला का पतन और इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय चित्रकला का विकास, क्षेत्रीय चित्रकला का विकास। और इसी क्षेत्रीय चित्रकला के विकास के अंतर्गत पटना कलम का विकास हुआ। इसी में पटना कलम, ये ध्यान रखें, पटना कलम शैली जो बीपीएससी का एक मेन सेक्शन है, पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम, इन तीनों में से किसी एक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब इसके अलावा मुगलकालीन कुछ प्रमुख चित्र के बारे में लिख दीजिएगा। मुगलकालीन कुछ प्रमुख चित्र कौन कौन चित्र है? तो एक तो बसावन ने बनाया है, किरिस्काय घोड़े पर एक मजनू का निर्जन स्थान में बसावन। बसावन किसके काल में था? अकबर के काल में। तो एक देखे होंगे कि एक घोड़ा, मतलब कि काला घोड़ा है, किरिस्काय काला घोड़ा है जो काफी हैवी, और उस पर एक मजनू बैठा हुआ है निर्जन में। तो निर्जन में घूमता हुआ एक मजनू का किरिस्काय घोड़े पर चित्र जो है, तो ये मिलता है किसके काल में? अकबर के काल में, मतलब बसावन द्वारा बनाया गया, बसावन द्वारा। फिर मैंने बताया था बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाया था फारूक बेग ने। किसने बनाया था? फारूक बेग ने। और फारस के शाह का चित्र बनाया था किसने? अबुल हसन ने। अबुल हसन ने। साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन बगुला, जो इसका चित्र बनाया था किसने? उस्ताद मंसूर ने। उस्ताद मंसूर ने, क्लियर, उस्ताद मंसूर ने। इसके बाद अबुल हसन, संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी अबुल हसन ने। संत जॉन पॉल वो ईसाई धर्म के अंतर्गत जो हेड होते हैं ना, वो पोप कहलाते हैं। तो वही संत जॉन पॉल, उनकी जो तस्वीर बनाई थी। तो व्यक्ति चित्र है तो कौन बनाएगा? अबुल हसन। संत जॉन पॉल और फारस के शाह की तस्वीर बनाई थी अबुल हसन ने। इसके बाद किरिस्काय घोड़े पर एक मजनू निर्जन स्थान पर बसावन। इसके बाद बीजापुर के आदिल शाह का चित्र फारूक बेग। और एक याद रखिएगा कि दौलत किसका शिष्य था? नहीं, दौलत जहांगीर के काल में एक सामूहिक चित्र एक दौलत ने बनाया था, बिशन दास, गोवर्धन और अबुल हसन। बिशन दास, गोवर्धन और अबुल हसन का सामूहिक चित्र बनाया था किसने? दौलत ने। दौलत किसका शिष्य था? फारूक बेग का शिष्य था। और एक पॉइंट जो मैंने बताया था कि अबुल हसन और उस्ताद मंसूर दोनों की मिश्रित रचना है चिनार के पेड़ पर गिलहरी। चिनार के पेड़ पर गिलहरी। और एक चीज याद रखिएगा, मुगल काल में मिस्किन जो चित्रकार था, ये यूरोपीय शैली का जानकार था। यूरोपीय शैली में चित्र बनाने वाला है, यानी कि मुगल कालीन चित्रकारी में यूरोपीय प्रभाव वाला चित्रकार मिस्किन था। मिस्किन। क्लियर? इतने पॉइंट चित्रकला से याद रखना है। चित्रकला के बाद हम लोग चलते हैं शिक्षा एवं साहित्य।
शिक्षा एवं साहित्य, तो लिखेगा, हेडिंग लिखेगा मुगल कालीन शिक्षा। पहले मुगल कालीन शिक्षा कर देते हैं, फिर साहित्य पे चलेंगे। मुगल कालीन शिक्षा, शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा। तो इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, आरंभिक शिक्षा जो होती थी ना, आरंभिक शिक्षा, प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन मिलता था वो मकतब में मिलता था। आरंभिक शिक्षा के लिए मकतब, और उसके बाद मकतब के बाद होता था मदरसा। मदरसा, आरंभिक शिक्षा मकतब और मदरसा में दी जाती थी। हालांकि उसके ऊपर कॉलेज वगैरह की भी स्थापना की गई थी। एक नए कॉलेज की स्थापना शाहजहां ने किया था। दारुल बरका नामक जो पुराना कॉलेज था उसकी मरम्मती शाहजहां ने करवाया था, और अकबर के काल में। और याद रखेंगे एक है सुहरते आम, सुहरते आम के नाम से जो शिक्षा के लिए एक विभाग बनाया था वो बाबर ने बनाया था, बाबर ने बनाया था। और मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी हुमायूं ने, हुमायूं ने मदरसा ए बेगम की स्थापना की। मकतब और मदरसा ढेर सारे खोले गए अकबर के काल में, जिसने शिक्षा पर काफी बल दिया। खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, हाँ मूर्ख नहीं था, मैं निरक्षर था, ठीक है, मूर्ख और निरक्षर में फर्क होता है। तो पढ़ा लिखा का मतलब है कि वो अक्षर साक्षर नहीं था, पढ़ा लिखा कहना गलत होगा क्योंकि खूब पढ़ाई की थी उसने सुन सुन करके, तो साक्षर नहीं था, लेकिन उसने शिक्षा पर काफी बल दिया, मकतब और मदरसा की स्थापना की। और उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आया तो शाहजहां ने एक कॉलेज भी स्थापित किया था, और साथ ही साथ पहले का जो एक कॉलेज था दार उल बरका, उसका क्या क्या था, मरम्मती करवाई थी। औरंगजेब के समय में उतना बल नहीं मिलता है, उतना ज्यादा। एक्चुअली औरंगजेब ने भी मकतब मदरसा पर बल दिया, लेकिन हिंदू शिक्षण संस्थानों को क्षति पहुंचाई उसने। जो औरंगजेब ने हिंदू शिक्षण संस्थानों को क्षति पहुंचाई, मकतब और मदरसा पर बल दिया। और उसकी एक पुत्री थी, निर्वासित पुत्री थी, जिसको निकाल दिया था, घर से निकाल दिया था, जेबुन्निसा। जेबुन्निसा ने बैतुल उल्म की स्थापना की थी, एक विद्यालय स्थापित किया था बैतुल उल्म। तो ये एक एक पॉइंट में लिखा दे रहा हूं, लिख लेना है, टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों का चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी कि सर सिर्फ बोल के कहीं निकल तो नहीं जाएंगे, ठीक है। और हालांकि मटेरियल में सब दिया हुआ है, लेकिन वही है कि लोग मटेरियल क्लास में लाके पढ़ते हैं, घर में लगता है कम पढ़ते हैं। तो कई लोगों को देखता हूं कि मटेरियल यहाँ पर ला करके अंडरलाइन करते हैं, तो उसको घर में ही अंडरलाइन कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो जो चीज है सुनिए, यहाँ जो बोर्ड पर बोलता हूँ लिखिए, अब बाकी चीज पढ़ा कीजिए। चलिए, तो मुगल कालीन शिक्षा में सबसे पहले बाबर का काल आएगा। बाबर के काल में क्या था, शिक्षा का शिक्षण संस्थान क्या था, सुहरत ए आम, बताए थे ना, सुहरत ए आम शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग क्या था, सुहरत ए आम, सुहरत ए आम, सुहरत ए आम, सुहरत ए आम। अच्छा, ये तो सबको पता है, बाबर वाज स्कॉलर ऑफ तुर्की लैंग्वेज, तुर्की भाषा का वो विद्वान था बाबर। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया बाबरनामा के नाम से। बाबरनामा के नाम से अनुवाद हुआ, फारसी अनुवाद हुआ, तुर्की में था तुजुके बाबरी, उसका फारसी अनुवाद हुआ बाबरनामा, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। सूरत आम। अब हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं के काल में मदरसा ए बेगम की स्थापना की गई थी। हुमायूं के काल में मदरसा ए बेगम की स्थापना की गई थी। मदरसा ए बेगम की स्थापना की गई थी। यह स्थापना, इसकी जीवनी भी लिखा था इसकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने, पता है ना इसकी जीवनी, किसकी जीवनी, हुमायूं की जीवनी। इसके बाद अब देखिएगा मदरसा और ये की स्थापना किसने किया था, अकबर ने। अकबर ने मकतब और मदरसाओं का निर्माण किया था। अच्छा,
जहांगीर से रिलेटेड एक पॉइंट है, जहांगीर ने यह घोषणा कर दी थी, जहांगीर अनाउंस दैट कि अगर कोई अमीर व्यक्ति मारा जाता की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है तो वो सारा धन जो खर्च होगा वो शिक्षा पर खर्च होगा, स्कूल कॉलेज में मतलब मकतब और मदरसा के डेवलपमेंट के लिए खर्चा होगा। ये जहांगीर की घोषणा थी, जहांगीर की घोषणा थी। और तो अकबर व जहांगीर द्वारा मकतब व मदरसा की स्थापना व विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ मकतब एंड मदरसा, एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट बाय अकबर एंड जहांगीर। इसके बाद आया कौन? शाहजहां। शाहजहां से 2 पॉइंट याद रखना है, 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू शाहजहां। शाहजहां से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय की स्थापना। और दूसरा पॉइंट बनता है क्या? दूसरा पॉइंट होता है शाहजहां ने दारुल बरका नामक कॉलेज की मरम्मती करवाया, मरम्मती करवाया। ठीक है, तो दारुल बरका नामक कॉलेज की मरम्मती करवाया किसने? शाहजहां ने, याद रहेगा। और औरंगजेब ने हिंदू पाठशालाओं को बंद करवाया। अच्छा, इससे पहले याद रखेंगे, वो आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था कि दारा शिकोह काफी पढ़ा लिखा था। दारा शिकोह और उसकी जो बहन थी जहां आरा, तो दारा शिकोह और जहां आरा भी अपने काल के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। और जहां आरा ने उसके साथ यानी कि कैद में जीवन बिताया था। जब शाहजहां को कैद कर लिया गया तो उसके साथ रही थी। उसके मृत्यु के बाद फिर वो कैद से मुक्त होती है। क्लियर? औरंगजेब के काल में क्या हुआ? हाँ, औरंगजेब की एक निर्वासित पुत्री थी। औरंगजेब की एक निर्वासित पुत्री थी, क्या नाम था? जेबुन्निसा। इतना लिख लिए, हटा दूं तो एक याद रखेंगे, इसकी एक जेबुन्निसा थी निर्वासित पुत्री। किसकी निर्वासित पुत्री? औरंगजेब की निर्वासित पुत्री। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जेबुन्निसा, औरंगजेब निर्वासित पुत्री निकाल दिया था घर से, निर्वासित पुत्री। हाँ, क्या नाम था? जेबुन्निसा। तो जेबुन्निसा इसने बैतुल उल उल्म नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी। बैतुल उल उल्म नामक विद्यालय की स्थापना किया था। बैतुल उल उल्म नामक स्कूल खोलवाया था। बैतुल उल उल्म। क्लियर? तो बैतुल उल उल्म नामक क्लियर किसने स्थापित किया था? अच्छा, बैतुल उल हिकमा किसको पता है क्या था? बैतुल हिकमा वो अनुवादशाला था। अल फजारी और जो हारून अल रशीद जिस समय आए थे ना, वो आया था, क्या नाम है? मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो यहां से ढेर सारी पुस्तकें वो ले गया था। इन पुस्तकों का अनुवाद करके अरब वालों ने भारतीय ज्ञान को सीखा था। भारत सबसे ज्ञानी था, इस ज्ञान को अरबवासी सीखे और अरबवासियों से यह ज्ञान सीखा था यूरोप वालों ने। यूरोप उतना डेवलप कर गया और हम लोग वहीं के वहीं रह गए।
आज तक अपनी गौरव गाथा ही गा रहे हैं, और हमारी जो गाथा है वो उससे किसी और ने नई गाथा रच ली। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे पहले जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी सूर्य सिद्धांतिका, और न्यूटन बाद में, ये न्यूटन बोलते हैं, कोपरनिकस बाद में बोलता है। यहां ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे लोग हुए जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले ही बता दिया था, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में। तो काफी बाद में न्यूटन आता है। तो ये सब चीजें देखिएगा, तो ये ज्ञान जो हमारे किताब में सीमित था, वो क्या किया गया था पता है? मतलब अगर असल में किताब में सीमित इसीलिए रखा गया कि अगर इसको शूद्र पढ़ लेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, और शूद्रों को कंट्रोल करके रखना था। तो इसीलिए ज्ञान को पुस्तक में रखा गया और पुस्तक से शूद्रों को दूर रखा गया। तो ये जो संकीर्ण विचारधारा भारत में थी, जिसके कारण से ज्ञान किताब तक सिमट कर रह गया, यही ज्ञान अरब वाले ले गए, इसका अनुवाद किया। बैतुल उल हिकमा नामक अनुवादशाला की स्थापना अल फजारी और हारून अल रशीद उस समय के जो ये थे खलीफा थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया, समकालीन उन ग्रंथों का अनुवाद किया गया था, हारून अल रशीद। तो उन्हीं के नेतृत्व में, अल फजारी के नेतृत्व में हारून अल रशीद का ये मिला, सपोर्ट मिला, और अल फजारी के निर्देशन में इनका अनुवाद किया गया। इन पुस्तकों का अनुवाद, ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद किया गया, सूर्य सिद्धांतिका का अनुवाद किया गया, जो बुक यहाँ थी ना उसका अरबी में अनुवाद किया गया। अब फिर वो अरबी से वहां से यूरोप वाले ले गए उस अरबी ज्ञान को, और वहां से देखिए कि यूरोप कितना डेवलप कर गया। यानी अगर यहां पर समाज को कंट्रोल करने की एक जो चाहत नहीं रहती, जिसको अक्सर लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें था कि नीचे को कंट्रोल करना, यह संकीर्ण विचारधारा। आज भी अगर देखा जाए, जैसे बोला जाता है ना, हिंदू धर्म की बात अक्सर होती है कि वो प्रचार कर रहा, धर्म प्रचार कर रहा, धर्म परिवर्तन करवा रहा है। अरे भाई, जितनी जनसंख्या आपकी है और सारा का सारा जनसंख्या अगर एक हो जाए तो मतलब क्या? कहने का अर्थ है कि सारे लोग अगर अपने आप को हिंदू बोलने लगे। यहां तो है कि निम्न जाति के अंतर्गत तो लोग अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, क्योंकि हिंदू विचारधारा में उनको तिरस्कृत किया गया था, उनको निकाल दिया गया था एक तरह से। बात में धर्म से निकाल दिया जाता था, और जो निकाल दिया जाता था तो वो क्या करेगा, वो दूसरा धर्म को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही चीजें है। हिंदू राष्ट्र घोषित करना कौन सा बड़ी बात है? भारत हिंदू राष्ट्र तुरंत घोषित हो जाएगा यदि आप सबको साथ में ले लेंगे। कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्र घोषित होता है, जैसे किसी को मुस्लिम राष्ट्र क्यों कहते हैं, तो कहने का अर्थ है कि वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन अपनी आस्था इस्लाम में रखती है, तो इसीलिए वो इस्लामिक राष्ट्र है। लेकिन यहां पर क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर भी जो लोग हैं वो भी हिंदू धर्म का सही से पालन नहीं करते। धर्म ग्रंथों की जहां बात की जाए तो जैसे देखिए, ये सीखने की बात भी है, सीखने की चीज भी है। आपको अब इस्लाम से, आपको क्रिश्चियनिटी से सीखने की जरूरत है, तो वो सीखेंगे नहीं, विरोध करने में आगे रहते, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखते। सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे जहां धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ अगर देखा जाए, चाहे इस्लाम के अंतर्गत देखा जाए या क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत, मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, संडे स्कूल में बाइबल पढ़ाया जाता है। वैसे आपने कभी संस्कृत विद्यालय में वेद पढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि आर्टिकल 29 के अंतर्गत आपको संस्कृत विद्यालय भी है। लेकिन लोग अक्सर बोलते हैं, देखो मदरसा में कुरान पढ़ाया जा रहा है, देखो वहां संडे स्कूल में बाइबल पढ़ाया जा रहा है। हाँ, वही बात है। नर्सरी स्कूल में भेज देते हैं, इंग्लिश स्कूल में भेज देते हैं। यहाँ तो मार पड़ता है कि कौन कौन स्कूल है, लोयला है, तो यह क्या नाम है, सेंट माइकल है, तो वहां एडमिशन करवाना है। और यहाँ पर जो है तो असली शिक्षा अगर मतलब कि व्यवहारिक, देखिए सारा चीज, चाहे कुरान कहें, चाहे बाइबल कहें, चाहे वेद कहें, सबका व्यवहारिक महत्व है, संस्कार की बात है। तो वो मौलिकता जो है, मौलिक चीजें जब रहेंगी तो वहां पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं होगा, विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग जो धर्म को जानते हैं वो दूसरे तरीके से जानते हैं, और वास्तव में जो धर्म का स्वरूप है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए धार्मिक विवाद होता है, नहीं तो हर धर्म का तो एक ही आधार है, एक ही बेस है और एक ही चीजें हैं।
यही कारण है कि आप इतिहास अगर सही से पढ़िएगा तो आपका कोई धर्म नहीं रह जाएगा, सब धर्म आपके लिए बराबर हो जाएगा। हिस्ट्री यही सिखाता है। चलिए तो यहीं पर देखेंगे, और अक्सर औरंगजेब की लोग आलोचना कर देते हैं, लेकिन औरंगजेब की आलोचना करते हैं तो कहने का अर्थ है कि शासन में जब मौका मिला तो उस समय क्यों नहीं स्थापित किया, उस समय क्यों नहीं धर्म सुधार की कोशिश की। धर्म में अगर सुधार हो जाता तो नए धर्म की स्थापना की पृष्ठभूमि ही नहीं बनती, जो वास्तविकता है। चलिए तो ये हो गया मुगलकालीन शिक्षा। अब हम लोग मुगलकालीन साहित्य पे जाते हैं। मुगलकालीन साहित्य, मुगलकालीन साहित्य, मुगल पीरियड, लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड, मुगलकालीन साहित्य। अब साहित्य की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं बाबर से ही, और बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी। तो बाबर के समय में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? तुजुक-ए बाबरी। किस भाषा में है? तुर्की में है, तुर्की में है। और अकबर के काल में इसका फारसी अनुवाद हुआ था, बाबरनामा। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं के समय में एक तारीख-ए रशीदी पुस्तक की रचना की गई। तारीख-ए रशीदी वो क्या था? मिर्जा हैदर दोगलत राइटर है जिसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख-ए रशीदी। और ऐसे जो सबसे पॉपुलर बुक है इसके काल की वो है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा बुक लिखा था गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की गई गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। क्लियर? गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। अच्छा, हुमायूं के काल की ही वो पुस्तक भी लिख लीजिए, गुलबदन बेगम है। और एक पुस्तक है तारीख-ए रशीदी, तारीख-ए रशीदी, रशीदी। इस पुस्तक की रचना किसने किया? मिर्जा हैदर दोगलत। ये सेनापति थे, मिर्जा हैदर दोगलत। ये तारीख-ए रशीदी पुस्तक की रचना हुमायूं के काल में की गई, हुमायूं के काल में की गई। इसके बाद जो साहित्य को सबसे विस्तृत रूप दिया गया वो अकबर के काल में। अच्छा, बाबर जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था, बाबर को कविता लिखने का भी शौकीन था। बाबर ने एक नई कविता शैली का विकास किया, मुबैयान। नई कविता शैली का विकास किया था मुबैयान। अब मुबैयान शैली के अंतर्गत उसने अनेक कविताएं लिखी। उनके कविताओं का संग्रह था दीवान, याद है ना? जो बाबर के कविताओं का संग्रह दीवान था। और बाबर ने मुबैयान शैली का विकास किया था, कविता की शैली मुबैयान शैली का विकास किया था। क्लियर? क्या लिखा बाबर ने? बाबर के कविताओं का संग्रह दीवान है, बाबर के कविताओं का संग्रह दीवान है। बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबैयान प्रारंभ किया। और ये जो था ना, वो शाही फौज का कमांडर था मिर्जा हैदर दोगलत। शाही फौज का कमांडर था मिर्जा हैदर दोगलत, जिसने तारीख-ए रशीदी पुस्तक लिखी है। और हुमायूं की जीवनी उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। साहित्य को एक विस्तृत रूप, साहित्य का वर्गीकरण 3 भाग में, एक जीवनी, एक इतिहास और एक अनुवाद, 3 रूपों में साहित्य के 3 रूपों का विकास अकबर के काल की देन है, अकबर के काल की देन है। तो जब हम लोग बात अकबर की करेंगे तो अकबर के काल में 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। एक इतिहास लिखा गया, इतिहास में 2 प्रमुख पुस्तक है। एक तो अकबरनामा है, याद है ना? इतिहास के अंतर्गत 2 प्रमुख पुस्तक है, एक अकबरनामा और एक, अच्छा इतिहास तो वो तो जीवनी भी हो जाएगा, तबकाते अकबरी भी है। ठीक है, तो इतिहास
जीवनी और अनुवाद ग्रंथ, अनुवाद ग्रंथ तीनों लिखे गए। अच्छा, पहले सबसे पहले क्या करते हैं ना, इंपॉर्टेंट बुक्स दिमाग में बैठा लेते हैं अकबर के काल का। एक अकबरनामा, एक तबकाते अकबरी, एक, अरे वो तो अकबरनामा का ही पार्ट, उसको अकबरनामा में ही बताऊं। अकबरनामा, तबकाते अकबरी और एक मुंतखाब उल तवारिख, ये तीन प्रमुख पुस्तक आपको याद रखना है। कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिख दीजिए, अकबर के काल की प्रमुख पुस्तकें। तो प्रमुख पुस्तकों में एक लिखेगा अकबरनामा, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है अकबरनामा। अकबरनामा का ही अंतिम भाग है आईने अकबरी, आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी बिल्कुल सेपरेट बुक नहीं है, इज अ पार्ट ऑफ अकबरनामा। दूसरा है तबकात अकबरी, तबकात अकबरी। और तीसरी पुस्तक है मुंतखाब उल तवारिक, मुंतखाब उल तवारिक, मुंतखाब उल तवारिक। क्लियर? ये तीन प्रमुख पुस्तक है, तीनों का राइटर याद रखिएगा, तीनों का राइटर याद रखिएगा। कौन कौन राइटर है? अकबरनामा का तो सबको पता है राइटर, अबुल फजल। अकबरनामा का राइटर अबुल फजल, अकबरनामा का अबुल फजल, अबुल फजल, फजल। तबकात अकबरी का निजामुद्दीन, निजामुद्दीन। और बदायूनी इसकी आलोचना करता है। मुंतखाब उल तवारिक किसकी है? बदायूनी की रचना है, बदायूनी। तो ये तीन प्रमुख पुस्तक है अकबर के काल की, ये तीन प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा महाभारत का अनुवाद किस नाम से हुआ था? रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद हुआ। महाभारत का अनुवाद, महाभारत का अनुवाद, महाभारत की पांडुलिपि तैयार की गई थी, रज्मनामा। क्लियर? इसके अलावा अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। अच्छा, अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, जिसमें कि सबसे फेमस पंचतंत्र, कलीला बा दामन के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। कलीला बा दामन, कलीला बा दामन, पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था कलीला बा दामन के नाम से। पंचतंत्र का अनुवाद, कलीमा नहीं, कालीला, हाँ अनुवाद, कालीला बा दामन, कालीला बा दामन। दामन के नाम से अनुवाद किया गया, पंचतंत्र का अनुवाद। और अथर्ववेद का अनुवाद फैजी ने किया, रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया। सबसे पहले कुरान का पहली बार अनुवाद जो हुआ था फारसी में इसी के समय हुआ था। कुरान जो मूल रूप में अरबी में लिखा गया, कुरान मूल रूप में अरबी में लिखा गया था, जिसका फारसी में अनुवाद हुआ था अकबर के काल में, फारसी में अनुवाद हुआ था। और फारसी राजभाषा थी, ये याद रखना है, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्लियर? तो इतना पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग जहांगीर का काल। जहांगीर के काल में ऐसे ही बहुत फैक्ट हो गया, लिख लिया ना सब? नहीं लिखे थे? जहांगीर की आत्मकथा है तुझू के जहांगीरी, लेकिन ये एक ऐसी आत्मकथा है जो जीवनी बन गया, यानी कि जिसको कि ऑटोबायोग्राफी में ऑटो हट गया, बायोग्राफी बन गया। मोतमीद खां और मोहम्मद हादी ने इसको पूरा किया था। तुझू के जहांगीरी, जहांगीरी इसको पूर्ण किया गया, पूर्ण रूप दिया किसने? मोहम्मद मोतमीद खां,
मोतमीद खां और मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी, हादी। शाहजहां के काल में शाहजहांनामा लिखा गया। शाहजहां के काल में शाहजहांनामा लिखा गया, शाहजहांनामा। इकबाल नामा भी है, इसी को ना इकबाल। अच्छा, शाहजहां के टाइम में शाहजहांनामा है इनायत खां के द्वारा, पादशाह नामा है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। शाहजहांनामा, पादशाहनामा, नामा एक लिखा था इनायत खां ने, इनायत खां के द्वारा शाहजहांनामा लिखा गया, और पादशाहनामा लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा, लाहौरी के द्वारा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद वो पुस्तक तो आप लोग को याद होगा, लिखाने की आवश्यकता है ने। दारा शिकोह ने पुस्तक लिखी थी मजमुउल बहरीन। और क्या लिखा था उसने? वेदों का संकलन किया था, कंपाइल किया था वेदों को। किसने? दारा शिकोह ने। और 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर के नाम से। ये लिखा चुका हूं पहले भी। क्लियर? कि फिर लिखाना होगा। दारा शिकोह लिख लीजिएगा, दारा शिकोह, दारा शिकोह की पुस्तक कौन कौन है? तो दारा शिकोह की पुस्तक है, पहला तो है मजमुउल बहरीन, मजमुउल बहरीन। और क्या है? सिर-ए-अकबर, अकबर। इसके अलावा इन्होंने वेदों का संकलन भी किया था, कंपाइलेशन ऑफ वेदाज, वेदों का संकलन, वेदों का संकलन किया था। 3 काम किया था। ये सिर-ए-अकबर जो है ना, ये उपनिषदों का अनुवाद है, उपनिषदों का अनुवाद। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, संस्कृत वगैरह का विकास जो है वो अकबर के काल में भी होता है। अकबर ने एक उपनिषद लिखवाया था, अल्लोपनिषद, अल्लोपनिषद लिखवाया था अकबर ने। क्लियर? दारा शिकोह। और तब इसके बाद आता है कौन? कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में एक तो आलमगीर नामा पुस्तक लिखी है, आलमगीर नामा। और एक जो पुस्तक आलमगीर की उपाधि लिया था वो आलमगीर प्रथम भी बोलते हैं उसको। आलमगीर नामा जो है उसकी जीवनी है, औरंगजेब की जीवनी है। और औरंगजेब की एक आलोचना करने वाला व्यक्ति है खफी खां। खफी खां इससे खफा खफा रहता था, तो उसने एक पुस्तक लिखा मुंतखाब उल लुबाब, मुंतखाब उल तवारिख। अकबर की आलोचना करता है बदायूनी, और खफी खां औरंगजेब की आलोचना करता है मुंतखाब उल लुबाब। क्लियर? लिख लिए मुंतखाब। अब मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद काजिम की रचना है, मिर्जा मोहम्मद काजिम की रचना है। कौन सा? तो आलमगीर नामा, आलमगीर नामा। ये रचना है किसकी? मिर्जा नाजिम ने, मिर्जा मोहम्मद काजिम, काजिम की रचना है। और दूसरी क्या है? मुंतखाब, मुंतखाब, मुंतखाब उल लुबाब, लुबाब, मुंतखाब उल लुबाब। तो ये काजिम की पुस्तक है, काजिम। और ये पुस्तक है खफी खां की, खफी खां, जिससे औरंगजेब के काल, औरंगजेब के काल का वर्णन किया गया। खफी खां। क्लियर? अब बात संस्कृत के साहित्य, संस्कृत के साहित्य की बात करेंगे, संस्कृत साहित्य की बात करेंगे।
तो संस्कृत साहित्य में याद रखेंगे अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में किया गया था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को स्थापित करने के लिए अल्लोपनिषद। और दरभंगा के महेश ठाकुर ने संस्कृत में और अकबर का शासनकाल का इतिहास लिखा, महेश ठाकुर। और शाहजहां का दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ था, जिसने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब संस्कृत साहित्य की बात करते हैं। लिख लिया ना सब लोग? इतना याद रखेंगे। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, जिसको पूर्ण किया था मोहतमिद खां और मोहम्मद हादी ने। शाहजहां की जीवनी है शाहजहांनामा और पादशाहनामा। पादशाहनामा की रचना किया है अब्दुल हामिद लाहौरी ने, और शाहजहांनामा की रचना किया है इनायत खान ने। दारा सिकोह खुद लेखक है, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र। इसने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख है मजमुल बहरीन। हिंदू मुस्लिम को दो समंदर कहा गया, दो समुद्रों का मिलन, मजमुल बहरीन। सिर अकबर के नाम से इसने क्या किया? उपनिषदों का अनुवाद, 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। वेदों का संकलन किया, कंपाइल किया। औरंगजेब के काल में काजिम ने उसकी जीवनी लिखी है आलमगीर नामा के नाम से। और औरंगजेब का जो विरोधी था, आलोचना करने वाला खफी खां था, जिसने मुंतखाब उल लुबाब पुस्तक की रचना की। अब बात करते हैं हम लोग संस्कृत से। तो संस्कृत का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। संस्कृत का अकबर ने क्या किया था? अल्लोपनिषद। अकबर ने अल्लोपनिषद लिखवाया। उपनिषद, अल्लोपनिषद, अल्लोपनिषद लिखवाया। दूसरी बात याद रखेंगे, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट वो के लिए मैं बता रहा हूं। और उसके बाद याद रखेंगे दरभंगा का। दरभंगा का कौन था? महेश ठाकुर। तो महेश ठाकुर ने अकबर के काल का इतिहास लिखा है। अकबर काल का इतिहास संस्कृत में, संस्कृत में इतिहास। और सबसे इंपॉर्टेंट गंग इतिहास किसके काल में? शाहजहां के काल में। शाहजहां का दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ। शाहजहां दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ था। पंडित जगन्नाथ, कोर्टियर पोएट जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, हु हैड रिटन, जिसने क्या लिखा? पंडित जगन्नाथ की पुस्तक है रस गंगाधर और गंगा लहरी। रस गंगाधर और गंगा लहरी पुस्तक की रचना की। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, रामचरितमानस की रचना किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में। अकबर के काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस को आम लोगों का बाइबल, एकमात्र बाइबल रामचरितमानस, इसको एक चित्र, ये है जॉर्ज ग्रियर्सन, हिंदुस्तान के आम लोगों का एकमात्र बाइबल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदुस्तान के आम लोगों का एकमात्र बाइबल, हिंदुस्तान के आम लोगों का एकमात्र बाइबल किसको कहा गया? रामचरितमानस को कहा गया। रामचरितमानस को कहा गया। क्लियर? इतना याद रखेंगे। और बाद में सूरदास। चलिए एट लास्ट अब खत्म करते हैं हम लोग। मुगल कालीन संगीत कला करेंगे। अब मुगल कालीन संगीत कला का टॉप था अकबर का काल। तानसेन हुए, बैजू बावरा हुए, एक से एक संगीतकार हुए। तो मुगल कालीन संगीत कला। अब संगीत कला के विकास में
बाबर और हुमायूं को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला, विशेष कार्य नहीं किया और न ही इसने प्रोत्साहन दिया। तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे, और औरंगजेब भी जो था ये विरोधी था, संगीत का विरोधी था और संगीत का विरोधी था, लेकिन सबसे ज्यादा पुस्तकें जो थी औरंगजेब के काल में लिखी गई। तो जब हम लोग मुगल कालीन संगीत कला की बात करेंगे, मुगल कालीन संगीत कला, जब हम लोग मुगल कालीन संगीत कला की बात करेंगे तो याद रखेंगे मुगल कालीन संगीत कला बाबर से शुरू ना करके अकबर से शुरू किया जाएगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 4 भाग में बांट कर देख लेते हैं इसको। तो 4 भाग में बांट करके देख लेते हैं, और इसमें है कौन कौन, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के काल में तो एक ही पॉइंट याद रखना है कि संगीत का विरोधी, इसलिए सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें, सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें। और संगीत कला का यदि स्वर्ण युग कहा जाएगा मुगल काल में तो वो अकबर का काल था। अकबर का काल जो है संगीत कला का स्वर्ण युग है। तो संगीत कला का उत्कर्ष, संगीत कला का उत्कर्ष। अब प्रमुख जो गायक है कौन है, तानसेन। तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था, रामतनु पांडे, और तानसेन को इसने उपाधि दी थी सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था अकबर ने। क्लियर, रामतनु पांडे। इसके अलावा बैजू बावरा का नाम खूब सुने आप लोग, बैजू बावरा। बोला जाता है बैजू बावरा ने तानसेन को पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है और भी लोग थे। बाज बहादुर इसके समय का महत्वपूर्ण एक चित्रकार है, ये संगीतकार हैं बाज बहादुर। कहाँ का शासक था, मालवा का शासक था बाज बहादुर, जिसकी पत्नी थी रूपमती, पता है ना, रूपमती। तो ये कुछ प्रमुख है। उसके बाद गोपाल, रामदास, मियाँ चांद, सुजात खां, हरिदास, ये सब कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, ये संगीतकार हैं। अच्छा, छत्तर खां, हमजान, मक्खू और तानसेन का पुत्र बिलास खां, ये जहांगीर के काल का प्रमुख चित्रकार है। अच्छा, संगीतकार है बिलास खां, प्रमुख चित्रकार है बिलास खां। मक्खू तो प्रमुख संगीतकार हैं छतर खां, मक्खू, हमजान। छतर खान, मक्खू, हमजान, ये प्रमुख संगीतकार हैं जहांगीर के काल का। और जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दिया था गजल गायक शौकी को। गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी। शाहजहां के काल में लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दिया था, वो इंपॉर्टेंट है लाल खां को। और लाल खां, खुशलाल खां, विश्राम खां, वो उसके काल का है। लाल खां, खुशलाल खां, लाल खां, खुशलाल खां, और एक क्या बोले, विश्राम खां। सावधान विश्राम, ठीक है, विश्राम खां। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि इसने लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी। लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी। गुण समंदर बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुण समंदर की उपाधि दी। यह क्या है, संगीत का विरोधी है, संगीत का विरोधी औरंगजेब। बस हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। संगीत का विरोधी था, और साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसने औरंगजेब के समय में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। सर्वाधिक पुस्तकें
संगीत की सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब काल में। एकदम ये सल्तनत काल और मुगल काल याद रखिएगा, हो सकता है कि दोनों का अलग अलग भी टेस्ट करवा दूं, 50 उससे 50 उससे, एकदम ध्यान में रखना है। एक दिन में पहले सल्तनत काल पढ़ जाइए और फिर उसके बाद मुगल काल पढ़ जाइए, ये भी ठीक रहेगा। पहले सल्तनत काल पे एक प्रैक्टिस करवा दूं 50 क्वेश्चन का, और फिर जो है 50 क्वेश्चन का मुगल काल पे, नहीं तो हेडेक हो जाएगा 100। ठीक है, 50-50 करके, तो रेडी रहना कल के बाद किसी भी दिन।